बात थी, उसमें जितने कुछ हमको अधिकार मिले हैं उसके परिणामों के बारे में भी हमको अपना अपना विश्लेषण करना होगा। जो तीसरी बात हमारे यहाँ के संदर्भ में आती है कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसमें जो व्यवस्थाएं हैं वो जगह जगह बाधित करती है हमको। मतलब आज हमारे पास यह अधिकार नहीं है कि हमारे मोहल्ले का अगर कोई नाली टूट गया है तो उस सड़क को हम 10 लोग मिल के स्वयं खुदाई करके उसको ठीक कर सके। आपको लगता होगा, लेकिन जो कानून होते हैं उसमें सड़क की खुदाई का अधिकार हमको नहीं है। कोई बिजली की व्यवस्था है, अगर उसका कोई पोल गिर गया हुआ है तो हम बदल दें, अलग बात है, लेकिन हमको उसका कानूनी अधिकार नहीं है। तो इसीलिए ये ऐसी चीजें हैं जो हमको छोटे छोटे कामों में बाधित करती है। लोगों को इसके कारण जेल हुए हैं, अपने से कराने पर मुकदमे हुए हैं, लोग आज तक जेल रहे हैं। तो ये जो चौथी बात ध्यान रखने की है कि जब पार्टियां हमारी दिग्भ्रमित हुई हैं जिस कारण से, तो उस कारण से यह बात सच है कि हमारी सारी व्यवस्थाएं उस प्रकार से विश्रृंखलित हुई हैं। अब जो हमारी बात है कि भाई राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन अगर देश के सामने एक एजेंडा, पहले भी चर्चा हुई है, एजेंडा रखना चाहता है तो उसको फिर ये सारी बातें अगर वो नहीं समझेगा, तो नहीं समझेंगे हम लोग, तो फिर वही छोटी छोटी बातें करते रहेंगे उसमें। तो सबसे मूल बात जो है वो ये है कि हमारे देश में, हालांकि इससे सहमति नहीं हो सकती है कि हम भारत राष्ट्र को क्या मानते हैं, भारत राष्ट्र की मूल जो आधार है वो क्या होना चाहिए, लेकिन इस पर सहमति बनाने के लिए हमको इस प्रकार के कुछ विचार लाने पड़ेंगे। गोविंद जी ने जो गंगा यात्रा की थी उसका एक मूल आधार दिया था उसमें, और उसमें हिंदुत्व शब्द दिया था, उसका उन्होंने विश्लेषण भी किया था, देखने के लिए गंगा यात्रा थी। लेकिन उस विचार को व्यापक स्तर पर अगर लेंगे तो वो भारत में राजनीतिक दलों के, हम सब जैसे कार्यकर्ताओं के, देश के और सत्ता प्रतिष्ठान की वैचारिक स्तर पर सामूहिक सोच के बदलाव की एक बीज रूप, उसमें एक बीज रूप विश्लेषण कर सकते हैं, उसकी आधारभूमि थी। तो इसीलिए अगर हमको देना है, अगर के गोविंदाचार्य के मार्गदर्शन नेतृत्व में संगठन चलता है तो वो जो आइडियोलॉजी है मूल हिंदुत्व की, उसका एक ठीक ठाक विश्लेषण, उसके आधार पर भारत का कैसे निर्माण करना है, फिर उसमें से जो आजकल इस देश में सांप्रदायिकता है उसकी भी ठीक ठाक व्याख्या करनी। सुरेंद्र जी की बेसिक, मैंने कभी हिंदुत्व से मतभेद नहीं देखा है, हिंदुत्व पर काम करने वाले संगठनों और लोगों को लेकर उनके जरूर विचार है, जहां तक मैंने समझा है अभी तक, उसके बारे में ये जरूर बात रखते हैं, हम लोगों की बहस होती है। लेकिन अभी तक मेरे ध्यान में नहीं आया है कि इस मूल कंसेप्ट को लेकर के कोई समस्या है। तो मूल बात तो यही होती है बेसिक कंसेप्ट की कि हमारा क्या है। तो मुझे पहले भी ध्यान में था, लेकिन गंगा यात्रा से मेरी समझ में आई, और चूंकि वो छपने के पहले भी मेरे पास आई थी तो मैंने उसको समझा कि ये एक मूल, एक बीज रूप है जिसके स्वाभिमान आंदोलन के सभी कार्यकर्ताओं को उसको ठीक से पढ़ के, उसको समझ के, उसको विस्तारित करने की कोशिश करनी चाहिए। एक बात तो ये आती है। अब दूसरी बात जो आती है, छोटी छोटी चीजें जिस पर कि राजनीतिक दलों की समस्या क्या है, कि राजनीतिक दलों, भारत में जो इस समय राजनीतिक दल है, अगर संसदीय लोकतंत्र में देश की नियति पूरी तरह राजनीतिक दलों के हाथों हो गई है, तो अगर उनके अंदर रिफॉर्म नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में पहले दौर का टिकट बटा और पूरे राज्य में विद्रोह के झंडे खड़े हो गए, और इस समय जो भाजपा अरुणाचल और कर्नाटक में हारी है उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि अपने ही लोग उस उम्मीदवारों के विरोध थे, अपने कार्यकर्ताओं को ये नहीं लगाए बहुमत को कि ये व्यक्ति हमारे आइडियोलॉजी का, हमारी विचारधारा का, या हमारी जो सरकार शायद केंद्र में चल रही उसका प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए या तो उदासीन हो जाओ, या इसका विरोध करो, या इसके विरोध में जिसको हम चाहते हैं वो खड़ा है उसको हराओ। तो जब भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी, जिसका अभी भी संगठन और उसका एक बड़ा सूत्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हाथ में, उसकी यह दशा है, तो बाकी पार्टियों की क्या दशा होगी, इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। कुछ नेताओं तक सिमटी हुई पार्टियां हैं जो चाहते हैं वही विचार आता है, तो इसमें हमारा एजेंडा जो हो वो तो पहला यही हो कि भाई जो कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं वो राजनीतिक दलों की कल्पना के अनुरूप अपना निर्माण करें, नहीं करें तो उनके कार्यकर्ता उनके विरुद्ध विद्रोह करें। उस जो पहले कार्यकर्ता निर्माण हर पार्टी में, मैं स्वयं
समाजवादी पार्टियों के प्रशिक्षण शिविरों में गया हूं, यहां तक कि हमारे यहां जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनके प्रशिक्षण शिविर में बोलने गया हूं। लेकिन अब तो प्रशिक्षण शिविर कहीं ऐसे आयोजित थोड़ा ही होता है। आपने जैसी चर्चा की है यहाँ बैठ करके, जितना भी संगठन हो, सब लोगों ने ऐसी पॉलिटिकल पार्टी में चर्चा नहीं होती है। तो जब होगी ही नहीं तो वो कहां से एजेंडा बनेगा? तो उस लेवल पर देश की पॉलिटिकल पार्टियों को लाना इस समय कैसे करेंगे, वो एक बड़ा संघर्ष है। उसमें बदलाव के लिए राज्य की जनता तक, तो हमारा अगर एजेंडा है, अच्छा लोकसभा के साथ साथ आज तो राज्यों की शक्तिशाली पार्टियां हैं, तो केवल हम केंद्र के चुनाव में एजेंडे दें, राज्यों में नहीं दें, उससे भी काम नहीं चलता है। तो राज्यों के स्तर पर जो स्वाभिमान आंदोलन की इकाइयां हैं छोटे मोटे, वो केंद्र से परामर्श कर केंद्र के अनुरूप जो एक एजेंडा बनता है उसके अनुरूप राज्यों में भी बना के वहां पेश करें, उन पर गोष्ठी सेमिनार आयोजित करें, सभाएं करें। मैं बहुत आंदोलन और धरना प्रदर्शन करने के बहुत ज्यादा पक्ष में नहीं होता हूं, क्योंकि संघर्ष करने की एक सीमा है। आप सतत किसी विषय पर संघर्ष नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसमें लोक जागरण, कई तरीके से दबाव बढ़ाना, मीडिया तक ले जाना। तो भारत के राजनीतिक दलों का कैसे लोकतांत्रिकरण हो और उसमें कैसे इसके लिए तभी तो एजेंडे पर आएंगे। जो चौथी बात आती है पॉलिटिकल सिस्टम में, वो है जैसे हमने कहा उम्मीदवारों का चयन। अब उम्मीदवारों के चयन में अगर हम अपने एजेंडे में ये कहते हैं कि सब कुछ जो जीत कर जाएगा उस पर निर्भर है, इसलिए पॉलिटिकल पार्टियां जो आपकी अपनी पार्टी में लंबे समय तक कार्यरत लोग हैं, जो पहचाने गए हैं, उनके पास पैसे कम है, ज्यादा है, उनकी क्षमता शायद थोड़ा कम हो सकती है, लेकिन वो अपने विचारों के प्रति प्रतिबद्ध हैं, ऐसे लोगों को ही टिकट दें राजनीतिक पार्टियां। बाहर से आए हुए ऐसे लोग जिनकी क्षमता शायद वो स्थापित है, सिद्ध है, उनको तो दें, लेकिन इस प्रकार से करेंगे तो फिर वैसे ही होगा। आज कोई इधर है उधर है, जैसे इस समय का वातावरण है, एक से एक लोगों को मैंने देखा था कि आरएसएस भाजपा की मुखालफत करते हुए, वो सब की आवाज इस समय बदली हुई है कहीं कहीं सत्ता का लाभ लेने के कारण। तो वो हमारी राजनीति को, हमारी व्यवस्था को खराब करती है। जो पांचवा मेरी ओर से जो एजेंडे की बात हो रही है, जो पांचवी बात है, वो है जो सबसे भारत कहां मार खा रहा है कि हमने हर चीज में डिग्री को प्रमुखता दे दी है। सामान्य गांव में एक से एक आर्टिजन, शिल्पकार, कलाकार ऐसे ऐसे पढ़े हैं जिनके पास डिग्री नहीं है, लेकिन डिग्री प्राप्त एक इंजीनियर से, एक सिविल इंजीनियर से, एक गांव और छोटे शहर के कस्बों में बैठा हुआ शिल्पकार बेहतर काम कर सकता है, लेकिन उसको हमने मान्यता नहीं दी है। और दुर्भाग्य क्या है कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री बताते हैं कि मैं एक बार कहीं भाषण देने गया तो मुझे कहा गया कि अपना बायोडाटा भरिए, तो मैंने कहा मेरा बायोडाटा क्या हो सकता है भाई? तो मैंने कहा कि मैं तो एक सामान्य जो है ईश्वर द्वारा पैदा किया गया मनुष्य हूं। तो आप अपना बायोडाटा नहीं भरते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं और देश में जनता के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय, अपने पार्टी में सर्वाधिक मान्य हो सकते हैं, तो बिना डिग्री वाले दूसरे लोग भी ऐसी योग्यता रखते होंगे। तो ये जो एक बड़ा है जिसमें भारत कुंद और एक से एक गायक बने हैं, एक से एक संगीतकार है, लेकिन उनके पास संगीत और गायन की डिग्री नहीं है। एक से एक कर्मकांडी है, लेकिन उनके पास डिग्री नहीं है कि उस स्तर पर जा सके। तो ये इस देश की एक बड़ी लड़ाई है, और इसको कैसे हम एजेंडे में लाएं कि जो वो गांव समाज से लेके मर्द, वो जो अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी जो उसके अंदर विकसित हुआ है, वो सब भी उसको, उसके लिए आप एक चाहे तो एक स्क्रीनिंग टेस्ट की व्यवस्था कर दे, कुछ भी करा ले, लेकिन उन सब को मान्यता दी जाए तो बहुत सारे जो जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, गांव का, समाज का, अपने आप उन्नति की ओर, आत्मनिर्भर और स्वावलंबन की ओर देश बढ़ सकेगा। और जो छठी बात इस संदर्भ में मुझे कहनी है कि जो कुछ भी इस समय राजनीतिक दलों के साथ साथ हमारे अपने भी एजेंडे होने चाहिए कि हम अगर कोई अभियान आंदोलन चलाते हैं तो उसके प्रति हम कितने सतर्क हैं। मैंने रात उदाहरण दिया था बातचीत में कि गांधी जी ने एक चौरा चौरी के आंदोलन में हिंसा हुई और उन्होंने उस आंदोलन को वापस ले लिया। कई बार हमारी भावना तो बहुत साफ और निष्कलुष होती है, लेकिन उस आंदोलन के लाभ उठाने वाली शक्तियां, जिनके पास की प्रचार के और बाकी विचार पैदा करने के बहुत सारे साधन हैं, अलग अलग तरीकों से जो पीछे भी खड़ी रहती है,
वो कहीं हमारा उपयोग तो नहीं कर रही हैं। इसके लिए किसी भी अभियान और आंदोलन के प्रति मैं समझता हूँ सतर्क रहना, क्योंकि राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन से जुड़े हुए अनेक लोग हैं जो देश के अलग अलग आंदोलनों में काम करते हैं, प्रभावी स्तर पर हैं, वो अपना एजेंडा भी देते हैं। तो इसीलिए वो स्तर की बात भी हमको अपने एजेंडे की दृष्टि से इसका एक जरूर हमको ध्यान रखना चाहिए। जो मुझे अंतिम बात जो मैं कहा हूँ यहाँ की समय सीमाओं का ध्यान रखते हुए कि कुछ भी करिए, अगर हम एक मकान बनाने के पहले उसका नक्शा बना लेते हैं तो उसमें एक पिलर भी लगाते हैं तो बाद में उसको तोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, वो पिलर सक्षम होता है। उसी प्रकार से अपना समाज का, संगठन का और राष्ट्र के निर्माण के लिए भी उस एक कल्पना पर पहले स्वयं को जो है स्थिर करना और उसके बाद फिर संकल्पबद्ध होकर जो कुछ भी काम करते हुए अनुभव आते हैं उनमें संशोधन लेते हुए जो विचार आते हैं वो अपनाने जो कहें कि नहीं उनको अपनाते हुए जब हम काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा काम करने के लिए कोई भारी भीड़ की, बहुत संख्या की, संगठन में बहुत संसाधन की, अब बहुत ज़्यादा बड़े तीव्र और वैसे मस्तिष्क की आवश्यकता नहीं होती है। इस पर आता है। और मैं एक बात छूट गया था इसलिए मैं कह रहा हूं कि संगठन को अपना एजेंडे पर हमेशा स्थिर और दृढ़ रहना चाहिए। नहीं हो कि कोई कहीं बाहर से आ गया और कुछ सुझाव दे दिया और हम उनका काम हम करने लगे। ये आजकल बहुत ये प्रवृत्ति जो है आपको अपने पद से हमेशा भटकाती है। तो इससे अपने को बचना है, क्योंकि हम सब लोग काम करते हैं, सबकी एक कल्पना है, सबके कुछ एजेंडे भी हैं, लेकिन सामूहिक रूप से कोई सी बातें अगर तय हो गई है तो फिर उसमें अपना विचार पीछे हो जाता है। उस पर काम करते हुए और संगठन के अंदर उसमें थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, उसकी कोशिश करते हुए, लेकिन हर आदमी अपना अपना एजेंडा जो हम सोचते हैं केवल वही सही है, वो सही है, लेकिन उसी पर काम होना चाहिए। इससे असंतुष्ट होकर के लोग निकलते हैं। मैं देखता हूं कि संगठनों ने अच्छे अच्छे एजेंडा बनाए और उस पर काम नहीं होता है। तो मोटा मोटी मुझे अपना इतनी बात मैंने यहाँ रखने का सोचा था। कभी आगे समय मिलेगा और आप सबका आदेश होगा तो कभी विस्तार से भी बात करूंगा।